हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और गाइस, आज की क्लास रीट लेवल 2 एसएसटी की पॉलिटी का टॉपिक करेंगे। और गाइस, आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, कल हमने की थी भारतीय संविधान की अनुसूची और उनकी उद्देशिका। और आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। क्या है भी आज का टॉपिक हमारा? मौलिक अधिकार। तो ठीक है गाइस, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मौलिक अधिकार में जो भारतीय संविधान के तीसरे नंबर पर इसका क्या क्या था प्रावधान। जो मौलिक अधिकार का प्रावधान कब किया था? भारतीय संविधान के तीसरे भाग में किया था। मूल अधिकार 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। जो मूल संविधान है वो कितने किए थे भी? 7 मौलिक अधिकार। कितने भी? 7 मौलिक अधिकार। और 44वें संविधान संशोधन में सुसंपत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया था भी? जो 44वें संविधान है 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया था। वर्तमान में मूल अधिकार कितने थे भी? 6 थे। वर्तमान में कितने थे? 6। कितने मूल अधिकार थे भी? 6 मूल अधिकार थे। कौन कौन से हैं भी? समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। संविधान के नागरिकों को 5 प्रकार की समताओं के संबंध में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मूल अधिकार प्रदान किए हैं भी? 5 प्रकार इन्हें क्या किए हैं? प्रदान किए हैं। और कितने भी क्या भी मूल अधिकार है? जो समता का अधिकार है उसमें 14 से लेकर 18 आर्टिकल में संविधान के नागरिकों को 5 भागों में समताओं के संबंध में मूल अधिकार प्रदान किए हैं। कौन कौन से भी? विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है। क्या है भी? विधि के समक्ष जो सभी नागरिक समान होते हैं। और विधि सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगी। क्या करेगी भी? विधि सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगी। फिर है मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। क्या है भी? जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विच्छेद के प्रतिषेध। जो अनुच्छेद कितने में है? 15 अनुच्छेद में आता है। और इसके अनुसार राज्य द्वारा नागरिकों के धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता भी? कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। जाति में, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर और जो मूल वंश हैं इन पे नागरिकों पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और न ही उसके किसी सार्वजनिक स्थल या जनसाधारण के प्रयोग के स्थान पर प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार के निबंध और शर्तें लगाई जाएंगी। जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या कहा है कि जो नागरिक हैं उसमें धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और न ही इनके किसी सार्वजनिक स्थल और जनसाधारण के लिए प्रयोग के स्थान पर प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी निबंध या फिर शर्तें लगाई जाएंगी। परंतु इनकी जो आर्टिकल भाग 3 है और आर्टिकल 15 भाग 4 में स्त्रियों, बालकों और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामाजिक व शैक्षिक दृष्टिकोण के पिछड़े हुए वर्गों की उत्पत्ति में राज्य का विशेष प्रावधान आर्टिकल 15 के तहत बनाने का अधिकार दिए हैं। कितने भाग दिए हैं भी इन्होंने? जो स्त्री, बालक और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामाजिक व शैक्षिक दृष्टिकोण से वर्गों की जो उत्पत्ति होती है
उनके राज्य की विशेष प्रावधान को बनाने का इन्होंने क्या किया, अधिकार दिया। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद जो 16 है उसमें क्या कहा है कि जो राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। क्या होंगे भी, सभी नागरिकों के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थल, मूल वंश आदि के आधार पर किसी नागरिकों को के साथ कोई भी भेदभाव या अपात्रता लागू नहीं होगी। तो क्या कहा है इसमें आर्टिकल 16 में कि जो किसी भी पद या नियोजन है उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या फिर जन्म स्थान के आधार पर ही क्यों ना हो, और किसी नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव या अपात्रता लागू नहीं होगी। फिर राज्य के जो क्षेत्र में पिछड़े वर्ग हैं, उचित प्रतिनिधित्व राज्य सेवाओं में नहीं है, तो उसे विशिष्ट आरक्षण संबंधी प्रावधान बनाने के निर्वाचित नहीं करेगा, और अतः शासन ऐसे वर्गों के पदों को आरक्षण के प्रावधान कर सकता है। इसमें जो 16 आर्टिकल है उसमें क्या कहा है कि जो राज्य क्षेत्र के जो पिछड़े वर्ग हैं और जिनका उचित प्रतिनिधित्व राज्य सेवाओं में नहीं है, तो उनके लिए विशिष्ट आरक्षण संबंधी प्रावधान बनाने से निवारित नहीं करेगा, और शासन हेतु वर्ग हेतु पदों के आरक्षण का प्रावधान भी कर सकता है। फिर है असमप्रियता का अंत, आर्टिकल 17। जो आर्टिकल 17 है उसमें क्या कहा है कि जो भारत में किसी भी क्षेत्र की असुरक्षा या छुआछूत को तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा भी, असमप्रियता और छुआछूत को तुरंत ही समाप्त कर दिया जाएगा। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। जो आर्टिकल 18 है उसमें कहा है कि जो इस राज्य के तहत सेना और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियां या सम्मान देने के प्रतिषेध किया है, और साथ ही उन्हें राज्य के अधीन किसी भी पद पर कार्यरत व्यक्ति के किसी विदेशी राज्य को किसी प्रकार की उपाधियां लेने का प्रतिषेध किया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो सेना और शैक्षिक उपाधियां हैं तो उनके अलावा भी अन्य उपाधियों या सम्मान देने का भी प्रतिषेध इन्होंने भी किया है। लेकिन जो साथ ही राज्य के अधीन किसी भी पद पर कार्य व्यक्ति के किसी भी विदेशी राज्य को किसी प्रकार की उपाधियां देने का प्रतिषेध किया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड क्या है अभी, स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं। कितनी भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इन्होंने क्या है, प्रदान की है। तो उसमें कौन कौन से हैं, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या है भी, जो बोलने की अभिव्यक्ति है, बोलने और उनको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान होना, शांतिपूर्ण और बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी क्षेत्र के निर्वाच विचरण की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी क्षेत्र में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता, और अपनी रुचि का कोई भी व्यापार, रोजगार और कारोबार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। तो जो 19 से लेकर जो आर्टिकल 19 है उसमें स्वतंत्रता प्रदान की है। क्या भी, जो बोलना है, बोलने की स्वतंत्रता, और जो शांतिपूर्ण बिना अस्त्र शस्त्र में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और संघ बनाने की भी स्वतंत्रता दी है। भारत में किसी भी क्षेत्र में निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता, और किसी भी क्षेत्र में रहने और बस जाने की भी स्वतंत्रता दी है, और वह अपनी रुचि के अनुसार कोई भी व्यापार, रोजगार या कारोबार करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है। ये स्वतंत्रता निर्बाध और निरपेक्ष नहीं है, और स्वतंत्रता की देश संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों को मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि के संबंध में विधि के अनुसार युक्त प्रबंध
प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्या क्या लगाए जा सकते हैं भी? जो प्रतिबंध है वो जो स्वतंत्रता के देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा, विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध और लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि को संबंध की विधि को इन्होंने क्या किया है? प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और जो भारतीय संविधान है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण में युक्त संतुलन स्थापित करता है। जो भारतीय संविधान है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण में युक्त संतुलन स्थापित किया जाता है। फिर है अपराधों के लिए सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। तो इस अनुच्छेद में एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अनियोजित व दंडित करने और जो अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य करने में प्रतिबंध लगाया जाता है। जो अपराध के लिए दो सीधी का संबंध और उसमें संरक्षण लगाने के लिए भी इन्होंने क्या किए हैं? कुछ रूल बनाए हैं। तो अनुच्छेद 20 में इन्होंने क्या कहा है कि जो एक व्यक्ति है वो अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंड करने की भी इन्होंने क्या दिया है? आदेश दिया है। अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य करने के प्रतिबंध भी लगाया गया है। फिर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इन्होंने जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है आर्टिकल 21, तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो किसी भी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा या फिर नहीं भी किया जाएगा। कुछ दशाओं की गिरफ्तारी या निवारण निरोध, आर्टिकल 22। तो गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों को बताए बिना गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा। वे अगर कोई गुनाह नहीं करेगा और उनका कोई भी कारण नहीं बताएगा, किसी ने भी गिरफ्तार किया है किसी व्यक्ति को, तो वो गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अपनी रुचि के वकील को परामर्श लेने और अपनी रक्षा कराने के लिए अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। वह अपने रुचि के अनुसार कोई भी वकील से परामर्श ले सकता है और उसकी प्रतिरक्षा करने के अधिकार उन्होंने दिया, लेकिन उसके लिए कोई भी वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो इन्होंने क्या कहा है कि जो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बिना न्यायाधीश के अनुमति से 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा। परंतु यह संरक्षण शत्रु राष्ट्र के निवासी और निवारण निरोध के प्रावधान करने के लिए विधि के अधीन गिरफ्तार किए जाएंगे और व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। तो इसमें जो कुछ दशाएं हैं आर्टिकल 22 में, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको ऐसे गिरफ्तारी के कारणों को बताए बिना हम उसको क्या नहीं कर सकते? गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा। और जो उसे अपनी रुचि के वकील और उसे परामर्श लेने के लिए अपनी प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो गिरफ्तारी है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर ही समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायाधीश की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा। फिर क्या कहता है कि जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर शासन को लोक व्यवस्था और समाज के व्यापक हित के संविधान एवं युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर 24 तक। तो इन्होंने 23 अनुच्छेद में क्या कहा है कि जो समाज में कमजोर वर्ग और शोषण की रक्षा का प्रावधान है उस तथा मानव
को खरीद और उससे वेगार लेने को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया गया है। जो 23 में इन्होंने क्या कहा है कि जो मानव के व्यवहार और वैराग यानी कि बलात् श्रम लेने की प्रतिबंध इन्होंने क्या है दंडनीय घोषित किया जाएगा। कारखाने खानों एवं अन्य संकटमय उद्योगों को 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। जो कारखाने हैं और अन्य जो संगठन में उद्योग हैं तो उसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम पे नहीं रखा जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और राज्य सभी धर्मों के प्रति निरपेक्ष एवं निरपेक्षता का भाव रखता है। कैसा भाव रखता है भी? निरपेक्ष और निरपेक्षता का भाव भी रखता है। तो इसमें जो आर्टिकल 25 है इसमें कुछ प्रबंधों को अधीन रखते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और किसी भी धर्म पर अबाध रूप से मानना और आचरण करने और उनको प्रचार करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। क्या क्या स्वतंत्रता दी है भी? कोई भी सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और किसी भी धर्म की अबाध रूप से मानना, आचरण करने, इन प्रचार को करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों और प्रबंध की स्वतंत्रता। प्रत्येक धार्मिक समुदाय और किसी विभाग में आर्थिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का धर्म विषयक कार्यों और प्रबंध, जंगल और स्वायत्त संपत्तियों के अर्जन, स्वायत्तम और उनका किसी भी विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। किसका भी अधिकार होगा भी? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का क्या होगी? इनका अधिकार होगा। किसी भी विशेष धर्म संप्रदाय के पोषण और प्रयोग किए जाने वाले करों और संप्रदाय करने हेतु किसी भी व्यक्ति का वादे नहीं किया जाता। अनुच्छेद 27 में इन्होंने क्या कहा है कि जो किसी के विरुद्ध धर्म या संप्रदाय के पोषण में प्रयोग किए जाने वाले करों या संप्रदाय करने हेतु किसी भी व्यक्ति का वादे नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 में इन्होंने कहा है कि जो यह राज्य निधि के पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्था और कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कैसी शिक्षा नहीं दी जाएगी भी? पोषित शिक्षण संस्था और कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। तो कुछ अनुच्छेद में देश अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है भी? संस्कृति और शिक्षा के संबंधित इन्होंने जो अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी संस्कृति और संरक्षण का भी अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण, अनुच्छेद 29 में भारत के किसी भी भाग में नागरिकों को अपने किसी भी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा और राज्य अपने पोषित या सहायता प्रदान किसी भी शिक्षण संस्था और प्रदेश में किसी नागरिकों को धर्म, भाषा, मूल वंश, जाति आदि किसी भी प्रकार का कोई वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 में कहा है कि जो धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। कैसा अधिकार होगा भी? अपने धर्म और भाषा के आधारित पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का भी अधिकार दिया जाएगा। राज्य शिक्षण संस्थाओं की सहायता देने में इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा और वह किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग में के अधिकार में है।
फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों की परिवर्तित कराने हेतु नागरिकों को उस उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समावेशन करने का अधिकार है। और यह अधिकार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है और इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विशेष रूप में निम्न आदेश या लेख जारी भी कर सकता है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो प्रत्यक्षीकरण है उसमें जब कोई भी किसी व्यक्ति को विधि के अनुमति या बिना बंदी बनाकर रखा जाता है और उसे उस व्यक्ति के बंदी बना रखा है तो उस व्यक्ति के अधिकार को न्यायालय द्वारा आदेश जारी करना और वह बंदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और बंदी बनाए जाने वाले कारणों का उल्लेख भी करे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा है कि जो किसी भी व्यक्ति या विधि के अनुमति के बिना ही बंदी बनाकर रखा जाता है तो जिसने उस व्यक्ति को बंदी बना रखा है तो उस व्यक्ति या अधिकारी को न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी करना कि बंदी का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और बंदी बनाए जाने के कारणों का भी उल्लेख करे। फिर है परमादेश। परमादेश में न्यायालय द्वारा किसी भी शासन न्यायालय निगम और सार्वजनिक अधिकारी को निर्धारित करते हुए का पालन करने के लिए आदेश और अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने पर भी उसे उस कार्य को करने व रोकने के लिए जारी किया जाएगा आदेश परमादेश कहलाता है। क्या कहलाता है भी? आदेश परमादेश कहलाता है। तो उत्प्रेक्षण में किसी भी कनिष्ठ न्यायालय के अधिकार। उत्प्रेक्षण में किसी भी कनिष्ठ न्यायालय के अधिकरण या अधिकारी के जारी किया गया आदेश और उसे अधीन विचारण प्रकरण से संबंधित कार्य को कागजात या उच्चतम न्यायालय में भेजे। कहाँ पे भेजे भी? उच्चतम न्यायालय में भेजे। फिर है निषेध में किसी भी न्यायालय तथा अधिकरण से चल रहे विचार को रोकने का भी आदेश दिया गया है। किसका आदेश दिया है भी? किसी भी न्यायालय या अधिकरण को चल रहे विचार को रोकने का भी आदेश। अधिकार परीक्षा में किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद को धारण करने के लिए यह पूछने का अधिकार भी है कि इस विधि के अनुसार उस पद को धारण किए हुए हैं, कि वह किस विधि के अनुसार उस पद को धारण किया हुआ है। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति के अवैध रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद को धारण करने के द्वारा यह प्रश्न भी पूछने का पूरा हक है कि वह किस विधि के अनुसार उस पद को धारण किया हुआ है। फिर है न्यायालयों में मौलिक अधिकारों का संकलन करने वाले कानूनों और अवैध करने की शक्ति प्रदान है। फिर न्यायालयों का संविधान ऐसे कानूनों न्यायिक समीक्षा का शक्ति भी प्रदान की गई है। जो न्यायालय हैं उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को अवैध करने की शक्ति का भी प्राप्त किया है और उन्होंने ऐसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्रदान की गई है। अनुच्छेद 31A या एवं 31C आर्टिकल 31C में संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 19 के पर्याप्त मौलिक अधिकारों का अपवाद किया है और 31वीं में मौलिक अधिकारों का अपवाद भी किया है। फिर है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन। 1967 में गोलकनाथ पंजाब सरकार के मामले में सबसे पहले संसद को अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रियाओं में मौलिक अधिकारों को सहित संविधान में किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए अबाध शक्ति थी और गोलकनाथ के केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किया गया और संविधान के प्रवर्तक मौलिक अधिकारों का संशोधन करने शक्ति संसद या किसी को भी नहीं है। तो मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए। 1967 में किसने भी गोलकनाथ पंजाब सरकार मामले में सबसे पहले संसद को
368 में विहित प्रक्रियाओं से मौलिक अधिकारों का किसी भी भाग से संशोधित करने की आवाज़ शक्ति थी, और जो गोलकनाथ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान के प्रवर्तक मौलिक अधिकारों की संशोधित करने के लिए शक्ति संबंध या किसी भी अन्य को नहीं दिया गया। और 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार और मामले में गोलकनाथ केस का निर्णय और उलटते हुए बहुमत के निर्णय दिया गया। संसद संविधान के मूल ढांचों का संशोधित नहीं कर सकती, सिर्फ संविधान में संशोधित कर सकता है। इन मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है, अतः उसे संसद संशोधित भी कर सकते हैं। जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में मामले में गोलकनाथ केस का निर्णय और उसे निर्णय को उलटते हुए बहुमत के निर्णय दिया कि संसद संविधान का जो मूल ढांचे हैं उसको संशोधित नहीं कर सकती और शेष संविधान में संशोधित कर सकते हैं, और मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं माना गया है और अतः उसे संसद संशोधित कर सकती है। फिर सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के मौलिक अधिकारों का रक्षण इन प्रतिभूम के विशेष भूमिका दी गई है। कैसे भी मौलिक अधिकारों का रक्षण एवं प्रतिभूम। फिर 86वें संविधान संशोधन में दिसंबर 2002 में मूल अधिकारों का नया अनुच्छेद 21 भाग के जोड़ा गया और 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बनाया गया। तो जो अनुच्छेद 21 भाग क में जोड़ा गया था, और उन्होंने कहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य यानी कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बनाया गया है। फिर है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या क्या है भी? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हमारा टॉपिक था वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक कर्तव्य था वो तो हमने पढ़ लिया है, और अब है हमारा इनका क्या किया हमने, मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं और उसके कुछ अधिकार हैं। चलो हम उसके बारे में और वर्णन कर लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने भी 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलो भी हम उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। संविधान का पालन करे और आदर्श संस्थाओं, राज्य ध्वज और राष्ट्र ज्ञान का आदर करे। तो इनका जो मूल कर्तव्य है फर्स्ट कब जोड़ा गया भी इन्होंने, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो 1976 में भाग 4 और क में इनको अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया और इसके 10 मूल कर्तव्य बताए हैं। कौन से भी? जो फर्स्ट कर्तव्य है तो वो कौन सा है कि संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं और राज्य संबंध और राष्ट्र ज्ञान का भी आदर करे। फिर सेकंड क्या है भी? स्वतंत्रता के अनुसार हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय को संजोए रखे और उसका पालन करे। क्या भी? जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना और उसके उच्च आदर्शों के हृदय को संजोए रखना और उसका पालन करना। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अनुक्षण रखे। फिर है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करे। भारत में सभी लोगों की समरसता और सम्मान, भातृत्व की भावना का निर्माण करे। धर्म, जाति, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी को भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इन्होंने कौन कौन से कर्तव्य दिए हैं भी? जो
संविधान का पालन करना और अनुच्छेद आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना। फिर है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय और संजोए रखे और उनका पालन करना। फिर है भी एकता अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करे और आहन किए गए राष्ट्र का सेवा करे। भारत में सभी लोगों की समरसता और सम्मान भातृत्व की भावना का निर्माण करना। धर्म, जाति और प्रदेश वर्ग पर आधारित से भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जिसमें स्त्रियों के सम्मान विरुद्ध हो। फिर है हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। कैसा भी जो सामाजिक संस्कृति है उसको गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। कैसी भी जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है उनकी रक्षा करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन को सुधार की भावना को विकास करना। फिर है सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षित रखे और हिंसा को दूर रखे। फिर है व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास और राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूना। फिर 86वें संविधान संशोधन में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़कर 14 वर्ष की आयु से बच्चों की शिक्षा का उचित अवसर मौका कराने और माता पिता के अभिवादन का मूल कर्तव्य भी बनाया गया। जो मौलिक अधिकार है न्यायालय के परिवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? अभी जो मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय कर्तव्य है। तो गाइज ये था हमारा मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार। क्या क्या है अभी मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। गाइज कल की क्लास है हमारे नीति निर्देशक तत्वों और गाइज हमने हिस्ट्री की और पॉलिटी की तो हमने स्टार्ट कर रखी है और ज्योग्राफी की भी आज से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।